बीते रोज नई दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बीच परिवर्तन यात्रा को लेकर गहन चिंतन मंथन हुआ। इस बार कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक के तहत एक बड़ी योजना बनाई है, जिसके तहत अब कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा से करेगी। आगामी 3 सितंबर से 6 सितंबर तक कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा प्रस्तावित है और इस परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस प्रदेश में कितना परिवर्तन कर पाती है या फिर कितना परिवर्तन की बयार बहा पाती है, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक के तहत योजना जो बनाई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। ये कितना और किस हद तक सफल साबित होता है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज, देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नेतृत्व में आज आशीर्वाद यात्रा गाजियाबाद में निकाली गई। यह यात्रा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से होते हुए इंदापुरम, विजयनगर, प्रताप विहार, अंत में कविनगर इलाके में समापन हुआ, जिसमें यहाँ के सांसद जनरल VK सिंह व अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस यात्रा का उद्देश्य था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य कराए है उससे जनता काफ़ी खुश है और विकास कार्य जनता तक गली गली जाके पहुंचाना। मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित मंत्री हुए हैं, उनकी ये जन आशीर्वाद यात्रा है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की कि 7 जुलाई को मंत्रिमंडल के गठन के बाद संसद के प्रथम सत्र में परंपरा के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों का परिचय कराने के लिए जब खड़े होते हैं तो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने हू हल्ला शोरगुल मचा करके परिचय में बाधा पहुंचाने का काम किया और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रकोप अब उत्तर प्रदेश में कम होता नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार जो है अब स्कूलों और विद्यालयों को खोल दी है। ऐसे में कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन कराने के लिए बार बार जो है निर्देश दिया जा रहा है। और वहीं पर अब आयुष मंत्रालय के द्वारा भी होम्योपैथिक दवा कोरोना किट का जो है वितरण किया जा रहा है। सभी जितने भी जिला अस्पताल हैं उनके और अस्पताल, आयुष अस्पताल हैं, वहाँ पे जो है होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया जाए। ऐसे में आज जो है अमेठी कस्बा स्थित गायत्री मंदिर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरी के द्वारा जो है कैंप लगाकर कोरोना किट का वितरण किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो है यह एक इम्यून बूस्टर का तरह काम करती है। हमको कोरोना से बचाने के लिए इसको समय के अनुसार इसको खाना है। और ऐसे में यह ऐसी दवा है जो छोटे बच्चे से लेकर 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक के लिए भी ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आज हम लोगों ने आयुष डिपार्टमेंट की जो मंशा है कि मैक्सिमम लोगों के पास ये कोरोना का इम्यूनिटी बूस्टर डोज पहुँचे, उन्होंने इसके लिए हमें किट प्रदान की है। इस किट में सारी इम्यूनिटी बूस्टर डोजेज हैं। 4 दवाएं हैं इसमें, आर्सेनिक है, ब्रानिया है, रेस्टॉक्स है, इपेटोरियम है। ये सारी दवाएं इम्यूनिटी बूस्टर हैं, जिसमें से आर्सेनिक जो है ये हमारी पहले से ही हम इसको देते रहे हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। और इन्हीं दवाओं को हमें जनमानस को एक सहज रूप में, क्योंकि एक किट के रूप में बन गई है, तो इनको सभी लोगों को देना बहुत सहज है और लोगों को भी समझना, इसको रखना बहुत सहज है। इतना ही बहुत ही सरल तरीके से हमें आयुष डिपार्टमेंट ने हमको दिया है इसको। फिलहाल अभी तक अमेठी जनपद में कोरोना के एक भी पेशेंट नहीं थे। कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन बीते 24 घंटे में सिर्फ एक कोरोना पेशेंट आने से अमेठी में कोरोना की स्थिति अभी 1 हो गई है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। चंडीगढ़ मटका चौक पे पिछले लंबे समय से किसानी आंदोलन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। उसी के बाद अगर आज की बात करें तो आज एक ऐसा मंजर चंडीगढ़ पुलिस को देखने वाला है जिनके उनके हाथ पांव फूल गए।
कुछ निहंग सिंह यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे और वो कुछ देर के लिए आराम करने के लिए जब यहाँ पे रुके तो चंडीगढ़ पुलिस कुछ लगा कि शायद ये लोग प्रोटेस्ट करने यहाँ पे उठे। काफ़ी भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात हो गई। भैया आपको सुनाते हैं कि आखिर निहंग सिंह होगा क्या कहना है कि आखिर वो क्यों यहाँ पे रुके और उनका कोई क्या इधर कोई मकसद था रुकने के लिए। की बोलना भाई तो बाबा जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ, ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ 44 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 44 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣੀ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਾਲਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਤਾ ਉਰੇ। ਹਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਚਾਲੇ ਲੱਗੇ ਭਾਊ ਆ ਗਿਆ ਭਾਊ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 32 ਸੈਕਟਰ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ 32 ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ पब्लिक बनाती है सरकार, लोकतंत्र का राज है, पब्लिक सरकार बनाती है। जैसा कि आपने सुना कि ये लोग यहाँ पे सिर्फ आराम करने के लिए रुके थे और इनका अगला पड़ाव दिल्ली है। चंडीगढ़ के एसपी चेतन बंसल यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने पहले सबसे बात की और उसके बाद जब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे सिर्फ रुके हैं तो उनको बोला कि आप जल्द से जल्द अपना आराम करें और यहाँ से आग गिल के निकल जाएं। भले ही सरकार छात्र छात्राओं को शिक्षा और मूलभूत सुविधा देने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है ये आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। हरिद्वार के मंगलौर में कन्या विद्यालय में शौचालयों की स्थिति बड़ी दयनीय है। शौचालय खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इससे छात्राओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी छात्राओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरों में आप शौचालयों की स्थिति देख सकते हैं। संगरी गली से होकर छात्राओं को शौचालय में जाना पड़ता है। शौचालय के गेट टूटे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। शौचालयों की स्थिति आपके सामने है। कई बार शिकायत करने के बाद भी शौचालयों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जिम्मेदार विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा, नहीं जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा यहाँ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एएनबी के लिए मंगलौर से अकील अहमद की रिपोर्ट। सरकार नारी सुरक्षा को लेकर कई तरीके दावे कर रही है, लेकिन इन दावों पर प्रश्न लगता नजर आ रहा है। एक ना एक नारियों के ऊपर अपराध होते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक ताज़ा मामला बेवर थाना क्षेत्र से निकल कर आया है, जहां पर 2 मासूम बच्ची सोच के लिए गई हुई थी, जहां पर उनके साथ एक बच्ची के साथ हैवानियत ने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है। वहीं एक बच्ची बेहोश हालत में अपने घर पहुंची तो वहां पर अपने परिजनों को अपनी आप बीती बताई। आप बीती सुन परिजनों ने के होश उड़ गए और पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर मुकदमा पंजीकरण कर लिया गया और एक बच्ची का CHC बेवर में इलाज चल रहा है और एक की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। थाना बेवर में बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर मैंने अभी किया है। बच्ची के पिता द्वारा तहरीर दे दी गई, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा। जल्दी हम लोग इसमें कार्रवाई करके दोषी को जेल में देंगे। किसी आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया? अभी जस्ट सूचना आई है और हम लोग इस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे।
वहीं सीओ अमर बहादुर सिंह का कहना है आरोपी युवक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANV न्यूज, मैनपुरी। पूरे देश में कोरोना के बाद धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर तो आ रहा है। बाजारें खुली, विद्यालय खुले, मॉल खुले, सिनेमा हॉल खुले और धीरे धीरे सब कुछ खोला जा रहा है। लेकिन तीसरी लहर का डर सबको है, चाहे सरकार हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे साइंटिस्ट हो। लेकिन देवरिया के लोगों को तीसरी लहर का डर नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण हम दिखा रहे हैं रोडवेज पे, जहां कंडक्टर हैं वो भी मास्क नहीं लगाते हैं, बाजारों में लोग मास्क नहीं लगाते हैं। लोगों को कोरोना का डर नहीं है। ये लोग शादी नहीं करेंगे, बाजार नहीं करेंगे, घर में डूब के रहेंगे, लेकिन बिना मास्क के घूमेंगे और पूरे बाजार में कोरोना बांटेंगे। पहले हल्की सी खांसी और छींक आने के बाद लोग अपनी जांच कराते थे, कोरोना का डर लगता था। अब लोगों को कोई डर नहीं है। खांसी आ रही है, अनेकों लोगों को फीवर हुआ है, लेकिन जांच नहीं हो रही है। बिल्कुल हम बता दें कि कोरोना का लक्षण होने के बाद भी लोग जांच में नहीं जा रहे हैं और मास्क का बिल्कुल पालन देवरिया में नहीं हो रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन के अनेकों अधिकारी बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। यह मजाक निश्चित तौर से आने वाले 1-2 महीने में कहीं भारी न पड़े देवरिया के लिए, यह देखा जा सकता है। और इस पे प्रबुद्ध वर्ग को चिंता है, लेकिन प्रशासन को चिंता नहीं, लोगों को चिंता नहीं। यहाँ के लोग प्रेम से समझाने से नहीं मानने वाले। यहाँ के लोगों को दंडित करना होगा प्रशासन को, जिससे लोग मास्क लगाएं, गाइडलाइन का पालन करें। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANV न्यूज। बिजनौर में धामपुर RSM इंटर कॉलेज के चौराहे पर एक दुकानदार व्यक्ति ने सानी समाज की एक महिला को गलत टिप्पणी की, जिसमें गुस्साई सैनी समाज की महिलाओं ने थाने पर धरना दिया और सभी लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें पुलिस को कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ANV न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर। यूपी के जनपद हाथरस में देर रात अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दंपत्ति की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने दंपत्ति को अलीगढ़ हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 18/8/2021 को थाना हाथरस गेट को सूचना प्राप्त होती है कि 17-18 की रात में न्यू तमन्ना गढ़ी में घर से बाहर सो रहे पति पत्नी पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किसी धारदार चीज से हमला कर दिया गया, जिससे दोनों घायल हो गए। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को खतरे से बाहर बताया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव तमनागढ़ी का पूरा मामला है। जयकिशोर कुशवाहा, ANV न्यूज, हाथरस। आगरा फोर्ट ट्रेन की चपेट में आने से मादा और उसके बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने हाथी और उसके बच्चे को पोस्टमार्टम कराने के बाद दफना दिया। बताया जाता है कि जब हाथी की ट्रेन से कटकर मौत हुई थी तो उस समय हाथियों का झुंड वहां मौजूद था और काफी घंटे तक रेलवे ट्रैक पर जमा बड़ा लगाए रहा। हालांकि बाद में ट्रेन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेन को वापस स्टेशन की ओर कर लिया। आज सुबह हमें सूचना मिली कि एक अडल्ट एलिफेंट और एक छोटा हाथी, बच्चा हाथी, वो ट्रैक पे मृत अवस्था में मिले हैं। ट्रेन भी वहीं खड़ी पाई गई। तो ये ट्रेन कोलिजन से डेथ हुई, जो कि प्राइमा फेसी हमें ऐसा लग रहा है। और इसमें हमने जो ड्राइवर थे ट्रेन के, उनके खिलाफ S2 केस इजराय कर दिया है और पोस्टमार्टम वगैरह की प्रक्रिया जारी है आगे जिसमें जैसा करें। हालांकि वन विभाग की ओर से जो है ट्रेन चालक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। अपने सहयोगी के साथ ANV न्यूज रुद्रपुर से मुमताज अहमद।
जनपद जालौन के ग्राम आटा थाना क्षेत्र के परासन में बेतवा नदी में कुछ युवक नहाने गए थे, जिसमें आपस में झगड़ा हो गया और युवक को घायल कर दिया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं उसको गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया। वहीं उसकी 16 अगस्त को मृत्यु हो गई है। वहीं इसमें अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अब देखने वाली बात तो यही होगी कि कब आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। जी, ये 15/8/21 की करीब 2:30-3 बजे के समय की बेतवा नदी किनारे घटना है। दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। उसी दिन पुलिस ने उसको मेडिकल कॉलेज भेजा था। 5-6 बजे सूचना आई थी, पुलिस ने तत्काल इलाज कराया उसका। फिर स्थिति गंभीर देखते हुए उसको झांसी रिफर किया गया था। उसकी मृत्यु 16/8 को हो गई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसको उचित धाराओं में तरमीम करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए गए और उनकी गिरफ्तारी तत्काल की जाएगी। सर, इसमें कोई अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है? अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस टीम दबिश दे रही है और हम बहुत जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। अपराधियों को अब आसानी से नहीं मिलेगी जमानत। एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने चलाया ऑपरेशन शिकंजा। इसके तहत अब पुलिस जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उनका विवेचना करने के साथ ही कोर्ट में पैरवी करेगी और उन्हें उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचा देगी। ऑपरेशन शिकंजा का जो अभियान है उसमें सफलता भी मिली। बहराइच में 1.5 वर्ष के बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पहले रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें ऑपरेशन शिकंजा अभियान जो है बहुत बड़ा साबित हुआ और इसके तहत पुलिस ने उस आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। वहीं एडीजी जोन अखिल कुमार का प्रयास है कि जो अपराधी जघन्य अपराध करते हैं और अपराध में सफल रहते हैं, गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत कार्रवाई करे और उन्हें सही ठिकाने पर पहुंचा दे, ताकि वो फिर ऐसी घटना दोबारा ना कर सकें। हालांकि जब से गोरखपुर में एडीजी अखिल कुमार ने कारोबार गड़ार किया, तब से वो अपने कार्यों के लिए चर्चा में बने रहते हैं और पुलिसिंग को लेकर वो सख्त भी रहते हैं। देखिए, ऑपरेशन शिकंजा के तहत में जो सनसनीखेज अपराधों में लिप्त अपराधी हैं, उसके साथ साथ ऐसे अपराध जो बड़े जघन्य श्रेणी में आते हैं, जैसे कि छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर देना, गैंग रेप, बड़े अपराधी, माफिया, ये जो अपराध करते हैं, इससे समाज में भय व्याप्त होता है। ऐसे अपराधों में हम कैसे इनको सजा दिला सकें, प्रभावी पैरवी कर सकें कोर्ट में, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मामलों में पाया जाता है कि पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करके विवेचनाएं पूर्ण करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है और उसके बाद प्रभावी पैरवी नहीं कर पाती है, नहीं करती। इस कारण ये अपराधी उसका लाभ उठाते हैं, गवाहों को तोड़ते हैं, समय का अभाव प्रयोग करके किसी तरह छूटने की कोशिश करते हैं। अब ऑपरेशन शिकंजा कितना सक्रिय होता है और पुलिस इसमें कितनी कामयाबी पाती है, ये समय ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कामयाबी मिलती दिख रही है। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। खड़े हैं रुड़की के अंदर और रुड़की के जो गणेशपुर का पुल है उसके ऊपर हम खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इधर और कैमरा दिखाए कि किस प्रकार से जो है उत्तराखंड की देवभूमि में जो है गंगा को पूजा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी जो है इसमें आ रही है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कूड़ा कचरा इसके अंदर आ रहा है। इसमें अगर जिम्मेदार की बात करें तो हर व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन यदि शासन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी इसमें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से कई प्रकार के कार्यक्रम गंगा माँ को साफ करने के लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक भाई साहब यहाँ पे घूम रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब, थोड़ा जानकारी चाहेंगे, क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे गंगा में गंदगी आ रही है? ये गंगा में जो गंदगी आ रही है, ये किसी संगठन या किसी विभाग के द्वारा ये इतना भारी संख्या में ये कूड़ा गंगा में डाला गया है। उन लोगों को देखना चाहिए था कि आप इस कूड़े को कहाँ डाल रहे हैं, क्योंकि इस गंगा जल को पीकर हमारे हिंदू संस्कृति में जीने और मरने तक के कार्य इस गंगा जल को पीकर किए जाते हैं। और एक तरफ तो हम इसको इतना पवित्र जल मानते हैं, दूसरी तरफ हमारे ही कुछ लोगों द्वारा, कुछ संगठनों द्वारा या कुछ विभागों के द्वारा ये गंगा माँ के इस पानी को गंदा किया जा रहा है।
ये बहुत दुखद विषय है। लगातार जो है सरकार द्वारा जो है नमामि गंगे और अन्य प्रकार के संगठन गंगा माँ को साफ करने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार इस चीज़ को देखकर तो यही लगता है कि सरकार खाली कागजों में अपनी कार्रवाई करती है। अरबों करोड़ों रुपया गंगा नमामि गंगे के नाम से या गंगा को साफ करने के नाम से या दूसरी नदियों को साफ करने के नाम से खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है ये आपके सामने है, सब शहर के लोग देख रहे हैं और बड़ा दुख होता है इस दृश्य को देखकर कि हम लोगों को ये जीवन दायिनी मोक्ष प्राप्त करने वाली गंगा को इस तरीके से गंदा किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। तो ये हमारे साथ यहाँ पे रुड़की वासी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं इसके लिए जो है विभाग भी जिम्मेदार है, एक आम नागरिक भी जिम्मेदार है, क्योंकि उत्तराखंड जो प्रदेश है देवभूमि प्रदेश कहलाता है और कहीं ना कहीं माँ गंगा को जो है साफ रखने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की होती है। मैं एनबी न्यूज़ के लिए डालचंद्रा, रुड़की। मिर्जापुर जनपद में कर्ज की कला से पिता सहित 2 बच्चे की हुई मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनार थाना क्षेत्र के शहरी काशीराम आवास में राजेश अपने 4 बच्चों के साथ विषाक्त पदार्थ भोजन में मिलाकर खा लिया। जैसे ही लोगों को जानकारी हुई, आनन फानन में चुनार के सरकारी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उनको मंडलीय अस्पताल में भेजा गया, जहां पिता सहित 2 बच्चे की हुई मौत। 2 की हालत गंभीर होने की वजह से वाराणसी के लिए रेफर किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे का आदी भी है और बैंक का भी कर्ज उसके ऊपर बताया जा रहा है। चुनार में काशीराम कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति और उसके 2 बच्चों की जहर खाने से मौत हो गई है और 2 बच्चे बनारस हॉस्पिटल रिफर किए गए। सर ये कैसे जहर खाए, कौन, मतलब क्या है, इसकी डिटेल मिल पाया क्या? नहीं, इसकी जांच की जा रही है, क्या हुआ इसके पीछे क्या कारण है इसकी जांच की जा रही है। अब तक में कितनी मौतें हो चुकी हैं सर? अब तक कुल मिलाकर 3 मौत हो चुकी है। और कितने लोग अभी गंभीर हैं? 2 की हालत सीरियस जान करके डॉक्टर ने उनको बनारस हॉस्पिटल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। बियर के गोदाम की रखवारी कर रहे गार्ड पर 3 अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, पूरा मामला कासगंज जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया का बताया जा रहा है। ढोलना कोतवाली क्षेत्र के गांव भगवतपुर का रहने वाला था मृतक। बीते 3 वर्ष पूर्व कासगंज तहसील से अमीन पद से रिटायर होकर उसने गार्ड की नौकरी की थी। कासगंज कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी गली नंबर 5 में रह रहा था। परिजनों के अनुसार उमेश 20 दिन पूर्व कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया स्थित बियर के गोदाम पर उसकी गार्ड की नौकरी लगी थी। बताया जाता है कि बीती देर रात अज्ञात 3 बदमाशों ने बियर के गोदाम पर हमला बोल दिया, जिसमें उमेश के सर पर वजनदार वस्तु मारकर उसकी हत्या कर दी। जब इस मामले में कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस की सूचना मिली थी कि इंडस्ट्री एरिया में एक युवक की हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। उन्होंने बताया युवक की हत्या किसी वजनदार वस्तु को सर पर मारने से हुई है। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली कासगंज में एक हत्या की सूचना कल रात को प्राप्त हुई थी, लगभग 1 बजे के करीब। मौका मुआयना किया गया, डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया था और जो मृतक हैं उनका नाम उमेश कुमार नागर है। वह उम्र करीब 63 वर्ष है, जो चौकीदार की नौकरी एक शराब के गोदाम में न करते थे। उनकी मार की हत्या जो है वो कर दी गई है। एक व्यक्ति ने कुछ लोगों को वहाँ पे देख भी लिया था। उसी व्यक्ति ने पुलिस को जो है वो सूचना न दी थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया उनके घर वालों की तहरीर के ऊपर। जल्दी जो है इसका खुलासा किया जाएगा। एसओजी और अन्य 5 टीमों को इसमें लगाएगा। घटना की खुलासे के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसी की अगर परिजनों की माने तो उन्होंने ये हत्या रंजसानी हत्या बताई गई है। कासगंज से एएनबी न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। आज सितारगंज का विकास दिखाते हैं हम आपको। हम खड़े हैं आज बिष्टी मार्ग पे, जो यहाँ से खटेमा
और ये काफ़ी लंबा निकलता है। लोग यहाँ पे वाहन जो लेके चलते हैं लंबे सफ़र के लिए भी लेके चलते हैं, लेकिन सितारगंज की दुर्भाग्य ये रहा है, सितारगंज विधानसभा का आज तक जो मार्ग था सिरसा मोड़ उसके लिए विरोध होता रहा। उसके बाद सिसोना एक मार्ग था जो सिटकुल को जाता है, उसके लिए विरोध होता रहा। उसके बाद आपको दिखा दें ये बिष्टी रोड है, यहाँ पे सितारगंज है, ये विधानसभा सितारगंज जो पड़ती है। आज हम इसका भी आपको जर्जर हालत दिखाते हैं, जो रोड पे गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है, आज तक पता ही नहीं चला। इसीलिए कि आज जितने करीब ही इलेक्शन आता जा रहा है, करीब इलेक्शन आता जा रहा है, उतने ही मुद्दे ज़्यादा विपक्ष को मिलते जा रहे हैं। उसके बाद भी विकास नहीं हो पा रहा है सितारगंज में। आप हम दिखाते हैं, हमारे सहयोगी आपको ये रोड की हालत दिखाते हैं। यहाँ पे गड्ढे, जो रोड में गड्ढे हैं देख सकते हैं आप, कितने कितने गहरे गड्ढे। ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। इधर से उधर को जब गाड़ी अपनी साइड करते हैं लोग, तो वो एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं। कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती रहती हैं। उसके बाद भी सरकार जो है सोई हुई है, विकास कुछ नहीं हो पा रहा है। सितारगंज से अनीस रजा की भी। फिर से एक युवक हुआ जहर खुराने का शिकार। आपको बताते चले सीतापुर जनपद के खैराबाद NH-24 का मामला है, जहां पर एक युवक संदिग्ध पड़ा था। राहगीरों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर 112 नंबर पहुंची, जिसको वो युवक पड़ा मिला बेहोशी की हालत में। फिर इसके बाद में उनके परिजनों के द्वारा उसी युवक के पास फ़ोन आया, तो पुलिस ने रिसीव किया और परिजनों को भी सूचना दी। उसके बड़े भाई ने बताया कि लगातार सुबह से हम लोग फ़ोन कर रहे थे, मगर ये युवक का फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा था। जिसके बाद हम लोगों को पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि आपका भाई, छोटा भाई, यहाँ पे बेहोशी के हालत में संदिग्ध तरीके से पड़ा हुआ है। वहीं पुलिस ने 108 नंबर फ़ोन करके एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल युवक को भेजा। मगर एक सवाल सबसे बड़ा उठता है कि लगातार जहर खुराने के लोग शिकार हो रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी खुलासा ऐसा नहीं किया गया है कि ये जहर खुराने की वारदातें कम हो जाएँ। मगर लगातार दिल्ली से लोग आते हैं, इसके बाद जहर खुराने के शिकार हो जाते हैं। वहीं जब उसके भाई से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया ये दिल्ली में टेलर्स का काम करता था, कपड़े सिलने का काम करता था। खैराबाद में दिल्ली टेलर्स के नाम से इसकी दुकान भी है, जो कि हम भी चलाते हैं, यानी उसका भाई, बड़ा भाई भी चलाता है, और जो छोटा भाई था वो दिल्ली में काम कर रहा था। मगर आज जब दिल्ली से सीतापुर आ रहा था तो जहर खुराने का शिकार हो गया। उसके पास जितने पैसे थे वो लोगों के द्वारा निकाल लिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा 108 नंबर से जिला अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, NB न्यूज़ सीतापुर।